अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे ऑनलाइन क्लासेस का 5वां दिन है, 5वां लेक्चर है ये। और आज जो हम पढ़ेंगे वो टॉपिक है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एंड देयर क्लासिफिकेशन। ये हमारे यूनिट 3 का पहला और दूसरा टॉपिक है। चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। रिएजेंट्स का इंट्रोडक्शन पहले पढ़ते हैं। रिएजेंट इज अ केमिकल कंपाउंड which is used in qualitative analysis for detection and in quantitative analysis for estimation of the ions or molecule. तो रिएजेंट्स क्या है? ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एक्चुअली ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या एक केमिकल कंपाउंड है जिनको हम मुख्तलिफ तरह के क्वालिटेटिव में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, तो क्वालिटेटिव एनालिसिस में इनको डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये हमें एक इंडिकेशन देते हैं कि हमारे कंपाउंड में या हमारे सैंपल में कोई चीज़ मौजूद है या नहीं, जैसे कि साल्ट एनालिसिस होते हैं। तो वो क्वालिटेटिव एनालिसिस की एक एग्जांपल है। इसमें आपको मालूम ही होगा कि हम साल्ट एनालिसिस में बहुत सारे मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए मुख्तलिफ तरह के रिएजेंट्स इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप डिटेक्शन के लिए या किसी खास एलिमेंट की डिटेक्शन के लिए। चलिए जी, फर्दर देखते हैं कि क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इनको हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं। इनको एस्टिमेशन ऑफ आयंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है फर्दर हम इसको ग्रेविमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में डिवाइड कर सकते हैं। सो क्वांटिटेटिव एनालिसिस में ये हमें बताते हैं कि अगर किसी सैंपल में कोई आयन मौजूद है तो वो कितनी क्वांटिटी में मौजूद है, तो हमें उसकी एस्टिमेशन यानी उसकी क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। और ये कैसे मिलेगी इंफॉर्मेशन? जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ कि ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कि आपके पास आखिर में प्रेसिपिटेट बनेंगे, मास आएगा, उन प्रेसिपिटेट को आप ड्राई करेंगे और आपके पास फाइनल मास आ जाएगा, तो आप अंदाजा लगा सकेंगे या कैलकुलेट कर सकेंगे कि आपके गिवन अननोन सैंपल में कितनी क्वांटिटी में वो आयन या आपका जो रिक्वायर्ड आयन है वो मौजूद है। चले जी, द टर्म ऑर्गेनिक रिएजेंट इज यूज्ड फॉर सच ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन एनालिटिकल केमिस्ट्री फॉर वेरियस पर्पसेस। ऑर्गेनिक रिएजेंट जो है उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं जिनको एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के लिए या कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन के लिए। कलरीमेट्रिक एस्टिमेशन भी उसी की एक टाइप है कि आपके पास जैसे कि प्रेसिपिटेट्स बनते हैं या फिर आप किसी अननोन सैंपल का अंदाज़ा लगाते हैं। एक हमारे पास होती है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, जिसमें हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे सैंपल में क्या-क्या मौजूद है। और एक हमारे पास है कैलोरीमेट्रिक एस्टिमेशन। तो इससे हम जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि हमारे सैंपल में कितनी क्वांटिटी में कोई चीज़ मौजूद है। ये हमारे पास एक एनालिसिस का मेथड होता है। अच्छा जी, आगे भी रिएजेंट्स ही का थोड़ा-सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कि रिएजेंट्स आर सब्सटेंसेस और कंपाउंड दैट आर एडेड टू अ सिस्टम इन ऑर्डर टू ब्रिंग अबाउट अ केमिकल रिएक्शन और आर एडेड टू सी इफ अ रिएक्शन अकर्स। ठीक है, तो इस रिएजेंट सिंपली क्या है? ये वो सब्सटेंसेस हैं जिनको किसी सिस्टम में हम ऐड करते हैं ताकि हमारे पास कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हो, कोई केमिकल चेंज हमारे सिस्टम में आ जाए। हम रिएजेंट्स को जो है रिएक्टेंट के तौर पर भी मतलब हम कह सकते हैं रिएक्टेंट तो एज अ खुद हमारे पास रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये क्या करता है, ये मुख्तलिफ पर्पसेस के लिए हम रिएजेंट्स को इस्तेमाल करते हैं रिएक्शन के अंदर ही। चले, तो सम रिएजेंट्स आर जस्ट अ सिंगल एलिमेंट। कुछ क्या होंगे? सिंगल एलिमेंट जो है वो भी एज अ रिएजेंट इस्तेमाल हो सकता है। हाउएवर मोस्ट प्रोसेसेस रिक्वायर रिएजेंट्स मेड अप अ केमिकल कंपाउंड। लेकिन मोस्टली क्या होते हैं, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिक सॉरी मुख्तलिफ मतलब इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक है वो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स के बारे में है। चलें जी, तो some of the most common one are listed below. These are some of the chemical reagents. There are many more. हम यहाँ पे थोड़े से organic reagents की example देंगे। कौन-कौन से हैं? जी, dimethyl glyoxime, rubianic acid, 8-hydroxyquinoline, pyrogalol, nitrone, salicylaldoxime, anthranylic acid,
अच्छा जी, और है EDTA, इथाइलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो ये टॉपिक्स जो हैं ये हम फर्दर डिटेल में भी इनको पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ इनको ये रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं, क्या इनका स्ट्रक्चर है, क्या इनकी रिएक्टिविटी है वगैरह। ये एग्जाम्पल के तौर पर भी हम देख रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। रिएजेंट्स को हम मुख्तलिफ ग्रुप्स में क्लासिफाई करते हैं। तो reagents are classified into following groups on the basis of the functional group and mode of action. तो हमारे पास जो पहली क्लासिफिकेशन है या पहला ग्रुप है वो है ऑर्गेनिक रिएजेंट्स एम्प्लॉयड इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि चिलेट फॉर्मिंग कम्प्लेक्सेस। ये वो ग्रुप है जिसमें हमारे पास जिन या ये वो ऑर्गेनिक रिएजेंट है जिनको हम ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं, यानी जो हमारे पास एक प्रेसिपिटेट्स के तौर पर आयन जो है प्रेसिपिटेट बनाते हैं, कम्प्लेक्स बनाते हैं, जिनकी फिर हम फर्दर एस्टिमेशन करते हैं कि हमारे पास कितना सैंपल जो था, हमारे सैंपल में कितना कंपाउंड मौजूद था, या जो डिजायर्ड आयन है जिसको हम मालूम करना चाहिए, जो अननोन सैंपल है वो कितनी क्वांटिटी मौजूद है, तो हम उसको ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस से एस्टिमेट करते हैं। अच्छा जी, ये चिलेट यूजुअली फॉर्मिंग कम्प्लेक्सेस है, क्योंकि यूजुअली जो रिएजेंट हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे उनमें हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। वो आयन के साथ जो है चिलेशन करके उनके साथ कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना लेते हैं, और यूजुअली एक चिलेट होता है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो है पहली हमारे पास पहला ग्रुप है। अच्छा, अब यहाँ पे जो डोनेशन हो रही है इनके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो किस फॉर्म में होंगे? यहाँ पे आपको 2 ऑक्सीजन नजर आएंगे, जैसे कि ये मेंटेलिक एसिड है। ठीक है, तो चले हमारे पास ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में ये टाइप आ गई, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स विद द डोनर एटम ऑक्सीजन, यानी 2 ऑक्सीजन इसमें मौजूद होंगे। मेंटेलिक एसिड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको 2 ऑक्सीजन जो है वो नजर आएंगे। ठीक है, अब यहाँ तो आप कहेंगे कि 3 ऑक्सीजन है, लेकिन अगर आप इस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को देखें तो जो है जिनको ऑर्गेनिक आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे होंगे, देखें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड ऑल्टरनेट पोजीशन में है। ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे डबल बॉन्ड का, और एज अ रिजल्ट हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इसका रिमूव हो जाएगा, तो अब हमारे पास डबल ऑक्सीजन दोनों साइड पे मौजूद है। अच्छा जी, इट इज आल्सो नोन एज अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड और फिनाइल ग्लाइकोलिक एसिड, phenyl glycolic acid, and has a formula this. It is white crystalline solid and has a appreciable solubility in the water. चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। क्लासिफिकेशन नंबर 2, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स विद द डोनर एटम ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब हमारे पास वो ऑर्गेनिक रिएजेंट है जिनमें एक ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन दोनों ग्रुप आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल क्या है? 8 हाइड्रोक्सी क्विनोलिन, यानी कि ऑक्साइन। अच्छा जी, अब इसमें आप देख सकते हैं दोनों साइडों पे नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दोनों साइडों से जो है डोनेशन कर सकता है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और एक कम्प्लेक्स, एक चिलेटिंग कम्प्लेक्स हमारे पास बन सकता है। इट इज पॉपुलरली नोन एज ऑक्साइंस एंड is sometime also called 8-quinolinol. It is a colorless crystalline solid with a molecular formula this, and it is almost insoluble in water and soluble in organic solvents. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिक रिएजेंट विद डोनर एटम NN। ठीक है, पहले एग्जांपल में हमारे पास जो थी डबल ऑक्सीजन थे, फिर ऑक्सीजन नाइट्रोजन, और तीसरी जो टाइप है उसमें दोनों ही नाइट्रोजन आपको नजर आएंगे। अच्छा, इसमें है बाईएसाइल डाइऑक्साइन। ठीक है, चलेंगे तो यहाँ पे आप देख लें, एक नाइट्रोजन दूसरा नाइट्रोजन, इस तरह और भी इसके रिएजेंट्स एग्जांपल के तौर पे मौजूद है, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही दिया है ताकि आप इस चीज को समझ लें क्लासिफिकेशन को। नेक्स्ट क्लास की तरफ जाते हैं। ऑर्गेनिक cation are organic anions giving insoluble salts with the inorganic ions। अब हमारे पास क्या है? ये ऑर्गेनिक केटाइंस होंगे या फिर ऑर्गेनिक एनाइन, दोनों ही हो सकते हैं, यानी केटाइन पॉजिटिव चार्ज या एनाइन नेगेटिव चार्ज, दोनों ही प्रोड्यूस हो सकते हैं या इस्तेमाल हो सकते हैं। गिविंग इनसॉल्युबल सॉल्ट विद इनऑर्गेनिक आइन, और हमारे पास इन रिएजेंट्स ने जिस चीज के साथ रिएक्ट करना है वो क्या है? इनऑर्गेनिक आइन है, कोई मेटल आइन होगा, कोई केटाइन होगा। ठीक है, उनके साथ ये रिएक्ट करके जाहिर बात है
अगर वो केटाइन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है, और अगर वो नेगेटिव आयन की सूरत में है तो उस पे नेगेटिव चार्ज होगा। उसके साथ कंबाइन होकर ये आपको जो ऑर्गेनिक केटाइन या एनाइन जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये इनसॉल्युबल साल्ट बना लेंगे, क्योंकि आपको मालूम है केटाइन और एनाइन दोनों ही कंबाइन होकर हमेशा ही एक साल्ट बनाते हैं। अच्छा जी, अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, नाइट्रोन है। It is a crystalline yellow solid which is insoluble in water but soluble in acetic acid. It is very strong base and is specific gravimetric reagent for NO3 minus 3 negative charge with which it yields a sparingly soluble crystalline precipitate. तो अब आते हैं हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ या नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक रिएजेंट्स यूज्ड फॉर मास्किंग और सिक्वेस्ट्रेशन। ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज फॉर मास्किंग या सिक्वेस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मास्किंग रिएजेंट्स ये वो रिएजेंट्स होते हैं कि जब हमारे रिएक्शन में चॉइस अवेलेबल होती है या हमारा जो रिएक्टेंट होता है उसकी किसी खास रिएक्टेंट या के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है, वो हमेशा जाकर उसी के साथ जो है रिएक्शन करेगा, लेकिन हम उसको किसी और के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक मास्किंग रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं। मास्किंग रिएजेंट एक उनमें से एक रिएक्टेंट को कंप्लीटली मास्क कर देगा, जिसकी वजह से हमारी रिएक्टेंट के पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन ही नहीं बचेगी। वो सिर्फ उसी आयन के साथ या उसी रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होगा जो कि अवेलेबल होगा, क्योंकि दूसरा तो मास्क हो चुका है। चलें जी, तो इसमें अब एग्जांपल हम देखते हैं। नाइट्रो एसिटिक एसिड इसकी एग्जांपल है, ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। इट इज अ येलो क्रिस्टलाइन सॉलिड, इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। अच्छा, दूसरा जो है वो ईडीटीए है। ईडीटीए को भी हम एज अ मास्किंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये देखिए, ईडीटीए एक चिलेटिंग हमारे पास रिएजेंट है जो कि मेटल केटाइन के साथ जो है एक चिलेट बना लेता है। इसमें बहुत सारे 6 पॉइंट्स होते हैं क्योंकि ये हेक्साडेंटेट है। तो देखिए 6 साइडों से ये इसके साथ कोऑर्डिनेशन कर रहा है। ऑक्सीजन, 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 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। देखिए 6 पॉइंट हैं इस पूरे ह्यूज मॉलिक्यूल के, जहाँ से ये कोऑर्डिनेशन कर रहा है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। क्लासिफिकेशन अब है ऑर्गेनिक रिएजेंट यूज्ड एज इंडिकेटर। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट क्लास है। ये वो ऑर्गेनिक रिएजेंट हैं जिनको हम इंडिकेटर के तौर पर यानी कि मुख्तलिफ टाइट्रेशन की रिएक्शंस में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब इसमें हम पहली जो हमारे पास टाइप है वो मोस्ट फेमस एग्जांपल है एसिड बेस इंडिकेटर्स की। तो एसिड बेस इंडिकेटर में आपने खुद भी ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किए हुए हैं। आपको मालूम है कि मुख्तलिफ तरह के एसिड बेस जो रिएक्ट वो है टाइट्रेशन है, ये क्या है कि वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की एग्जांपल होती है, जिसमें वॉल्यूम के थ्रू यानी कितना वॉल्यूम इस्तेमाल हुआ है, इससे आप अंदाज़ा या एस्टिमेशन कर सकते हैं कि आपका जो अननोन सैंपल है उसमें कितनी क्वांटिटी मौजूद है आपके आयन की या आपका जो भी सैंपल है उसकी। ठीक है, तो इसमें जो हमारे पास पहला है वो क्या है, फेनाफ्थलीन है। ठीक है, इसको हम जो है इट इज अ वीक ऑर्गेनिक एसिड which is used in titration of the acid with a strong alkalis and it is most common added to the solution of the alkali taken in the conical फ्लास्क। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल आपने खुद परफॉर्म भी किए हुए हैं, आपको ज्यादा अच्छी तरह इनके बारे में मालूम है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं एसिड बेस इंडिकेटर की, मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज जो है इट इज एन ऑरेंज कलर सॉलिड विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड इथेनॉल। ठीक है, फिर इसको भी हम अपनी खास कंडीशन के मुताबिक जो है इस्तेमाल करते हैं, और इटसेल्फ ये क्या है कि ये एक वीक बेस होता है, जबकि फेनाफ्थलीन जो था वो एक ऑर्गेनिक एसिड था, वीक ऑर्गेनिक एसिड था। चले मिथाइल रेड को देखते हैं। इसकी जो पीएच की रेंज है वो 4.2 से 6.3 है और इसका रेड कलर होता है, एसिडिक होता है, और सॉरी रेड कलर जो है एसिडिक सोल्यूशन में, जबकि ये अल्कलाइन सोल्यूशन में जो है आपको येलो कलर का नजर आता है। अच्छा, फिर है अल्फा नेफ्थोल, अल्फा फेनोल्फथलीन। चलें, तो ये हमारे पास है एसिड बेस इंडिकेटर, और अब हम इसी चीज़ को टाइट्रेशन वाली क्लासिफिकेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें देखते हैं कि रिडॉक्स इंडिकेटर्स हमारे पास कौन से हैं। जैसे कि हमारे पास टाइट्रेशन होती है, एसिड बेस टाइट्रेशन है, इस तरह हमारे पास रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं, जिसमें एक एसिड और बेस के बजाय हमारे पास रिएक्शन में क्या हो रहा है, न्यूट्रलाइज यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बजाय हमारे पास यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा होता है। तो इसमें भी हम एंड पॉइंट को एनहांस करने के लिए
मुख्तलिफ इंडिकेटर्स इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें देखते हैं कि कौन सा इंडिकेटर इस्तेमाल किया जाता है। डाइफिनाइलमीन जो है हम रिडॉक्स इंडिकेटर में इस्तेमाल करते हैं। इट इज़ अ रिडॉक्स इंडिकेटर, इट इज़ यूज्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ द ferrous ion by titration against potassium dichromate. It is colored crystalline solid with which melt at 54 degrees centigrade and is insoluble in water but soluble in ethanol and ईथर। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, मेटल आयन इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर्स हैं या वो ऑर्गेनिक रिएजेंट्स हैं जिनको हम इंडिकेटर के तौर पर यूज कर रहे हैं, कहाँ पे, मेटल आयन की डिटेक्शन के लिए। तो इसमें जो मोस्ट फेमस है हमारे पास वो क्या है, एरिक्रोम ब्लैक टी, ये इसका नाम है। इट इज एन एजोडाइल और सोडियम 1 हाइड्रोक्सी 2 नेफ्थाइलाजोल, नेफ्थाइलाजोल 6 नाइट्रो 2 नेफ्थोल 4 सल्फोनेट, आल्सो नोन एज सोलोक्रोम ब्लैक। ठीक है, काफी लंबा चौड़ा इसका नाम है, तो सिंपली हम इसको एरिक्रोम ब्लैक टी कहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास कैलोरीमेट्रिक रिएक्शन में इनको इस्तेमाल किया जाता है। चलें जी, तो आज की प्रेज़ेंटेशन यहीं पे ख़त्म होती है। पिछली प्रेज़ेंटेशन बहुत ज़्यादा लंबी हो गई थी और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन गई थी, जिसकी वज़ह से ना तो मैं इसको यूट्यूब पे अपलोड कर पा रही थी, ना तो वो ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर हो रही, तो इस वज़ह से मैंने इस बार टॉपिक को छोटा रखा है ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए और आपको व्हाट्सएप पे भी मिल सके और यूट्यूब पे भी अगर हमने करना हुआ तो को कर सके। चलें जी, थैंक यू। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ मेरी तरफ से। नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।